अकबर के जमाने में दिल्ली में एक ऐसा परिश्रमी व्यक्ति रहता था जो रूखी सूखी खाकर अपने परिश्रम की कमाई का 90% बचा लेता था। लोग उसे कंजूस या मक्खी चूस के नाम से जानते थे। साल भर की बचत से वह कोई बेशकीमती हीरे जवाहरात खरीदता था। उसकी झोंपड़ी में एक संदूकची थी, बहुत ही खूबसूरत संदूकची। इसी संदूकची में वह हीरे जवाहरात जमा करता था। झोंपड़ी में रहना, रूखी रोटी से पेट भरना और दिन रात मेहनत करके पैसे कमाना ही था उसका जीवन। वह कंजूस लकड़ियों पर नक्काशी का काम करता था। बादशाह के घर की संदूक, महल की सीढ़ियों के पाए, महल के गुंबद आदि उसने ही बनाए थे। उसकी नक्काशी से ये सभी भारतीय कला के अद्वितीय नमूने माने जाने लगे थे। समय बीतते बीतते कंजूस की संदूकची हीरे जवाहरात से भर गई थी। जाड़े का मौसम था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कंजूस एक बोरसी में थोड़ी आग जला लिया करता था और रात को उसे झोंपड़ी में एक किनारे रखकर सो जाया करता था। एक रात न जाने कैसे बोरसी की आग से झोंपड़ी में आग लग गई। झोंपड़ी धू धू कर जलने लगी। कंजूस कच्ची नींद से जागा और भागकर झोंपड़ी से बाहर आया और बिलख बिलख कर रोने लगा। झोंपड़ी में आग लगने से आसपास के लोग जुट गए और आग बुझाने की कोशिश में लग गए। झोंपड़ी की आग इतनी भड़क चुकी थी कि उस पर काबू पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। इधर कंजूस का विलाप और तेज हो रहा था। उसे इस तरह बिलखता देखकर कंजूस का एक पड़ोसी आया और उसे सांत्वना देने लगा कि इस 10-5 रुपए की झोंपड़ी के जलने से कोई ऐसा नुकसान तो होने वाला नहीं है जिसके लिए वह इतना विलाप कर रहा है। उसने उसे समझाया कि वह चुप हो जाए। सारे पड़ोसी मिलकर उसके लिए एक झोंपड़ी कल ही तैयार कर देंगे। कंजूस ने बिलखते हुए बताया कि वह उस झोंपड़ी के लिए नहीं रो रहा है, बल्कि अपने जीवन भर की कमाई के लिए रो रहा है, जो हीरे जवाहरातों की शक्ल में उस झोंपड़ी में एक संदूकची में बंद है। उसकी बात सुनकर उसका वह पड़ोसी बोला, यदि वह उस संदूकची को निकालकर ला दे तो कंजूस उसे क्या देगा? कंजूस ने बिना कुछ सोचे कहा, जो कहोगे भाई वह दे दूंगा। उसके पड़ोसी ने कहा, मैं मनचाहा तुम्हें दे दूंगा और शेष अपने पास रख लूंगा। बोलो मंजूर हो तो मैं आग में घुसने का जोखिम उठाऊं। कंजूस की हालत मरता क्या न करता वाली थी। उसने तुरंत अपनी सहमति दे दी। उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, उसकी संदकूची कहाँ पर रखी है? खाट के नीचे, कंजूस ने कहा। झोंपड़ी बहुत छोटी थी। उसमें खाट तलाशना मुश्किल काम नहीं था। देखते ही देखते पड़ोसी ने खुद को एक कंबल में लपेट लिया और आग बेधकर झोंपड़ी में प्रवेश कर गया और शीघ्र ही संदूकची लेकर बाहर आ गया। अपनी संदूकची देखकर कंजूस की जान में जान आ गई। उसने रोना बंद कर दिया। पड़ोसी की नजर संदूकची पर पड़ी। इतनी सुंदर संदूकची उसने अपने जीवन में नहीं देखी थी। उसने कंजूस से संदूकची की चाबी ली और ताला खोलकर उसमें रखे हीरे जवाहरात को देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। उसने सोचा, इतने सारे बेशकीमती हीरे जवाहरात तो किसी राजा के खजाने में भी नहीं होंगे। हीरे जवाहरात देखकर पड़ोसी लोभ में पड़ गया और सारे हीरे जवाहरात अपने पास रखकर वह कंजूस को खाली संदूकची वापस करने लगा तो कंजूस बिगड़कर बोला, यह ठीक है कि संदूकची लाने में तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। तुम चाहो तो आधे जवाहरात ले लो, लेकिन ऐसा अन्याय नहीं करो। मगर पड़ोसी माना नहीं। दोनों में झगड़ा होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि मामला बादशाह के पास पहुंच गया। अकबर ने अपने दरबार में दोनों की दलीलें सुनी, फिर मामला सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपकर दूसरे कार्यों में लग गए। बीरबल ने पहले कंजूस की व्यथाकथा सुनी। बीरबल को कंजूस ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर बीरबल ने कंजूस के पड़ोसी से पूछा, वह क्यों विवाद कर रहा है? उस पड़ोसी ने कहा,
शर्त के मुताबिक मैं मनचाहा उसे दे रहा हूं और शेष अपने पास रख रहा हूं तो वह मानता ही नहीं। बीरबल ने तुरंत कहा, तुम्हारा मनचाहा क्या है और क्यों है? पड़ोसी बोला, मेरा मनचाहा वह संदूकची है जो अति सुंदर है और कला का बेहतरीन नमूना है। बीरबल ने पड़ोसी से कहा, ठीक है, अब मनचाहा तुम रख लो और शेष उसे दे दो। अच्छे पड़ोसी आपस में नहीं लड़ते हैं, और इस तरह लड़ने वालों के लिए दंड भी तो है। बीरबल की बात काटने की पड़ोसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बीरबल ने उसे चेता भी दिया था कि उसकी बात काटने का मतलब दंड का भागी बनना है। बीरबल के सामने ही कंजूस को सारे हीरे जवाहरात उसके पड़ोसी ने दे दिए और खुद संदूकची लेकर चला गया। जब कंजूस बीरबल का आभार जताकर जाने लगा, तब बीरबल ने उससे कहा, सुनो, घर जाकर इसी तरह की 2 संदूकची बनाओ। एक में अपने हीरे जवाहरात रख लेना और दूसरी मेरे पास छोड़ जाना। कंजूस खुशी खुशी वहां से लौट आया और अपनी झोंपड़ी दुरुस्त करने में लग गया। अकबर के महल में खुशी का माहौल था। शहनाइयां बज रही थीं। कनीजों में खैरात बांटी जा रही थी। अकबर की सबसे प्यारी बेगम को बेटा हुआ था। बधाइयां गाई जा रही थीं। इस खुशी के मौके पर अकबर ने अपनी प्यारी बेगम को खुश करने के ख्याल से उसके तमाम रिश्तेदारों को दावत दी थी। बेगम के सभी रिश्तेदार प्यारी बेगम के महल में टिके थे। महिलाओं और बच्चों के लिए जनान खाने में रहने की व्यवस्था की गई थी, तो वहीं सभी मर्दों के रहने का इंतजाम बादशाह अकबर के शयनागार के साथ बनाई गई अतिथिशाला में किया गया था। अकबर अपने इन रिश्तेदारों की जरूरतों का ख्याल खुद रख रहे थे। एक दिन अकबर सुबह जल्दी जग गए। उस दिन उन्होंने मेहमानों के लिए सुरक्षित स्नानागार में ही स्नान किया। संयोग की बात थी कि अकबर ने एक खूबसूरत अंगूठी बनवाई थी जिसमें नायाब हीरे जड़े हुए थे। स्नान करते समय अकबर ने वह अंगूठी उतारकर हमाम के ताखे पर रख दी और स्नान करके स्नानागार से बाहर निकल आए। अंगूठी की बात अकबर के दिमाग से ही निकल गई। दोपहर के खाने का वक्त हो चला था। शाही दस्तरखान बिछाया जा चुका था। बेगम के परिजनों के साथ बादशाह अकबर पूरे शानो शौकत के साथ दस्तरखान पर बैठे। खाना परोसा जाने लगा। नायाब पकवानों की ललचा देने वाली खुशबू फिजा में तैर गई। एक के बाद एक शाही पकवानों की झड़ी सी लग गई। बेगम के रिश्तेदारों ने जी भरकर खाना खाया। फिर पान की तश्तरियां बढ़ी इस गुजारिश के साथ, नौश फरमाइए, बेगम के रिश्तेदारों की खातिरदारी में कोई कमी न रहे, इस बात का खास ख्याल अकबर रख रहे थे। रिश्तेदारों के साथ अकबर ने भी जाफरानी खुशबू से लबरेज चांदी के बरक से सजे पान की एक गिलौरी उठाई और अपने मुंह में रखी। पान मुंह में ले जाते समय अकबर की नजर अपनी उंगली पर गई और वे चौंक पड़े। मन में धमाका सा हुआ, अरे, मेरी अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी गायब होने से अकबर को बड़ी बेचैनी होने लगी। तभी उन्हें याद आया कि अंगूठी तो स्नान करने से पहले उन्होंने हमाम के ताख पर रख दी थी और फिर स्नान करने के बाद बिना अंगूठी पहने ही हमाम से बाहर चले आए थे। इतना याद आते ही अकबर तेजी से स्नानागार की ओर चल दिए। हमाम में जाकर सबसे पहले ताखे पर देखा। वहां अंगूठी नहीं थी। फिर सोचा कि हो सकता है कि अंगूठी ताखे से फिसलकर हौज में गिर गई हो, इसलिए उन्होंने खुद हौज खंगाला। अंगूठी वहां भी नहीं मिली। जिस समय अकबर अंगूठी की खोज में कभी हमाम में जा रहे थे और कभी हमाम से बाहर आ रहे थे, उसी समय किसी काम से बीरबल भी उन्हें खोजता हुआ आया। उसने देखा कि बादशाह बहुत परेशान से हैं, इसलिए उसने अकबर से पूछ लिया, जहांपना, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? देखो न बीरबल, मैंने जौहरी से कल ही एक नायाब हीरे की अंगूठी बनवाई। सोचा था कि इसे मैं प्यारी बेगम को भेंट में दूंगा।
आज सुबह अंगूठी उतारकर मैंने हमाम के ताखे पर रखी थी, पर स्नान करने के बाद मैं उसे पहनना भूल गया। अब जब मुझे अंगूठी की याद आई तब मैं अंगूठी लेने यहाँ आया, मगर अंगूठी न तो हमाम के ताखे पर मिली और न ही किसी दूसरे स्थान पर। बीरबल ने पूछा, जहांपना, इस हमाम में कौन नहाता है? अकबर ने संजीदा होते हुए कहा, प्यारी बेगम के रिश्तेदारों के अलावा इस हमाम में और किसी को आने की इजाजत नहीं है। कोई बात नहीं है जहांपना, जश्न के पहले अंगूठी मिल जाएगी। आप समझें कि अंगूठी घर में ही है। अब चिंता छोड़िए और अपने अतिथियों के साथ हंसी खुशी समय गुजारिए, बीरबल ने कहा। अकबर जानते थे कि बीरबल कुछ भी कहता है तो उसे अंजाम तक पहुंचाता है, किंतु शाही अंगूठी के बारे में उसकी बातों से भी अकबर को तसल्ली नहीं हुई। मगर और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए अकबर अपने मेहमानों के पास चले गए। उनका ध्यान बार बार अपनी गुम हुई अंगूठी की ओर चला जाता था, इसलिए मेहमानों के साथ हंसी मजाक में अकबर शामिल नहीं हो पा रहे थे। बीरबल अकबर की बेचैनी समझ रहा था। उसे उचित अवसर की प्रतीक्षा थी। इसी दौरान अकबर के एक रिश्तेदार ने अकबर से पूछ लिया, आलीजा, क्या बात है? आपकी तबीयत नासाज है क्या? आप कुछ उखड़े उखड़े लग रहे हैं। अकबर कुछ बोलते कि उसके पहले ही बीरबल ने उस अतिथि से कहा, भाईजान, जहांपनाह की अंगूठी आज सुबह उनके एक रिश्तेदार ने हमाम से उठा ली। जहांपनाह अपने उस रिश्तेदार को पहचान गए हैं। उनका वह रिश्तेदार अभी आपके बीच ही बैठा है। मगर जहांपनाह उसे टोकने से कतरा रहे हैं कि बात कहीं रिश्तेदारी पर न आ जाए। वह अंगूठी जहांपनाह को बेहद अजीज है, इसलिए उसकी जुदाई के कारण वह बेचैन हैं। बीरबल की बातें सुनकर अकबर के उन रिश्तेदारों में खलबली मच गई। उन लोगों ने पूछना शुरू किया, किसने ली है आलीजा की अंगूठी? बीरबल ने कहा, अंगूठी जिसके पास है उसका नाम मैं सार्वजनिक रूप से लेना नहीं चाहता। हो सकता है कि उसने मजाक मजाक में अंगूठी अपने पास रख ली हो और अब देने से हिचक रहा हो कि कहीं उसे चोर न समझ लिया जाए। अकबर के रिश्तेदारों ने बीरबल पर फिर से जोर डाला कि वह बता दे कि अंगूठी किसके पास है। अकबर समझ चुके थे कि बीरबल अंगूठी की तलाश में अपने ढंग से काम कर रहा है, इसलिए वे खामोश ही रहे। बीरबल ने जरा ऊंची आवाज में कहा, मैं नाम नहीं लूंगा कि अंगूठी किसके पास है। हाँ, आप लोग जिस तरह दबाव डाल रहे हैं तो मैं आप लोगों को निराश भी नहीं करूंगा। जिसके पास अंगूठी है वह शख्स भी यही है, और उसकी पहचान है कि इस वक्त उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। बीरबल की बात सुनकर अकबर के सारे रिश्तेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबके सब दाढ़ी वाले ही थे, मगर बीरबल उन सबों पर अपनी पैनी नजर जमाए हुए था। अचानक उसकी नजर रिश्तेदारों की भीड़ में बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी जो उस वक्त तेजी से अपनी दाढ़ी खुजा रहा था, जैसे उसकी दाढ़ी में तेज खुजली हो रही हो। बीरबल को जैसे इसी पल की प्रतीक्षा थी। उसने अकबर के पास जाकर धीरे से दाढ़ी खुजाने वाले का नाम मालूम किया और अकबर की इजाजत लेकर उनके शयन कक्ष में चला गया। इसके बाद बीरबल ने एक दरबान को बुलाकर कहा, मेहमानों में एक शाह रहमत आलम हैं, उन्हें बाइज्जत बुलाकर ला। थोड़ी ही देर में दरबान उस दाढ़ी खुजाने वाले व्यक्ति के साथ शयन कक्ष में उपस्थित हुआ। बीरबल ने बहुत इज्जत के साथ उस व्यक्ति को बैठाया और दरबान को बाहर भेज दिया। शहंशाह के शयन कक्ष में बैठा यह व्यक्ति कोई मामूली आदमी नहीं होगा, इसका अंदाज शाह रहमत आलम को हो गया था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। बीरबल अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ शाह रहमत आलम के पास पहुंचा और बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप जिस इज्जत के साथ यहाँ जश्न मनाने के लिए बुलाए गए हैं
उसी इज्जत के साथ आपकी विदाई हो और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही चाहते होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि बिना एक क्षण भी गवाए बादशाह की अंगूठी आप मेरे हवाले कर दें। बादशाह का हुक्म है कि अंगूठी मिलते ही पूरे महल में चर्चा करा दी जाए कि अंगूठी हमाम में मिली। इससे बादशाह मुतमईन भी हो जाएंगे कि उनके किसी रिश्तेदार को कोई चोर न समझ बैठे। बीरबल का इतना कहना था कि शाह रहमत आलम ने पाजामे के इजारबंद से बांधकर रखी गई अंगूठी खोलकर बीरबल को थमा दी और उसके पाँव पकड़ लिए। बीरबल ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, मुझ पर भरोसा रखो, कानो कान खबर तक न होगी। हुआ वही जो बीरबल ने कहा था। थोड़ी ही देर में महल में चर्चा हो गई कि बादशाह सलामत की खोई अंगूठी हमाम में मिली। अकबर को जब बीरबल ने अंगूठी थमाई तो अकबर ने खुश होकर बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा जवाब नहीं है बीरबल। अकबर ने अपनी तीमारदारी के लिए एक नया नौकर रखा। नौकर को उन्होंने कहा कि वह अपने ढंग से समझे कि उन्हें किस वक्त किस चीज की जरूरत होती है और उनके किस कथन का क्या अर्थ होता है। नौकरी पाने के बाद उनका यह नया नौकर सुलेमान बहुत खुश हुआ, मगर उसकी खुशी थोड़ी देर में ही समाप्त हो गई, क्योंकि महल के नौकरों से उसे मालूम हुआ कि बादशाह अपने तीमारदार में इतनी खूबियां चाहते हैं कि एक आदमी में उतनी खूबियां हों यह संभव ही नहीं है। जैसे बादशाह जब बिस्तर से उतरते हैं तो उनका तीमारदार उनकी चप्पलें उनके पाँव के पास बिना मांगे ही रखता है। बादशाह जब दरबार के लिए तैयार होते हैं तो कौन से अचकन के साथ कौन सी जूती पहनेंगे यह समझ लेना तीमारदार का काम होता है। बादशाह इन चीजों के लिए अपनी पसंद कभी नहीं बताते, मगर तीमारदार को यदि उनकी पसंद समझने में कोई भूल हुई तो समझ लीजिए कि उसकी खैर नहीं। सुलेमान इन जानकारियों से खासा परेशान हुआ। वह जरूरतमंद था। परिवार के भरण पोषण के लिए उसे नौकरी की जरूरत थी, मगर बादशाह की तीमारदारी के काम में उसे जो जोखिमें बताई गई थीं उससे उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बादशाह का तीमारदार बने रहने के लिए उसने अकबर के हर रंगढंग को बारीकी से समझना शुरू कर दिया। इस तरह 2 दिनों में ही उसे यह बात समझ में आ गई कि कब बादशाह पानी चाहते हैं और कब उन्हें शरबत देना है, किस समय बादशाह की जूती उतारनी है और किस समय पहनने को चप्पल देनी है। इस तरह उसका खोया आत्मविश्वास वापस आने लगा। अभी उसे बादशाह की तीमारदारी में लगे 3-4 दिन ही बीते थे कि एक सुबह बादशाह ने जगते ही सुलेमान से कहा, बुला लाओ। सुलेमान बादशाह का आदेश सुनने के बाद कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचने के बाद वह परेशान हाल इधर उधर चहलकदमी करने लगा। बार बार उसके मन में सवाल उठता, किसे बुलाकर लाऊं? न जाने बादशाह ने किसे बुलाकर लाने को कहा है। वह इसी उधेड़-बुन में लगा था कि बादशाह से मिलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ बीरबल वहां पहुंचा। सुलेमान पर उसकी नजर पड़ी। बीरबल ने सुलेमान की हालत देखी तो उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि बादशाह का यह खास तीमारदार यूं परेशान सा क्यों है। इसलिए उसने सुलेमान से पूछा, क्या बात है सुलेमान, यह सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे पर मुर्दनी सी क्यों छाई हुई है? सुलेमान ने बीरबल को अपनी परेशानी बताई। हुजूर, सुबह जब मैं बादशाह के पास उनकी तीमारदारी के लिए गया तो बादशाह ने मुझे कहा, बुला लाओ, मुझे सिर्फ तीमारदारी की इजाजत है, मैं बादशाह से सवाल नहीं कर सकता। इसलिए मैं आदेश सुनकर बादशाह के कमरे से तो बाहर निकल आया, मगर समझ में नहीं आया कि बादशाह ने मुझे किसे बुलाकर लाने को कहा है। अब तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मेरे दिल की रफ्तार बढ़ रही है। लग रहा है कि मेरी नौकरी अब बचने वाली नहीं। रुआसासा सुलेमान कुछ और बोलता, उससे पहले ही बीरबल ने उसे टोक दिया, अरे
कोई बात नहीं है। जाओ, जाकर हजामत बनाने वाले को बुलाकर ले आओ। बीरबल की बात सुनकर सुलेमान बीरबल की ओर संशय भरी निगाह से देखने लगा, मानो पूछ रहा हो कि कहीं कोई गलती हो गई तो। बीरबल ने उसके संशय को समझते हुए कहा, जो कह रहा हूं करो सुलेमान। बादशाह तुम पर खुश भी होंगे और इनाम भी देंगे। सुलेमान ने हज्जाम को बुला लिया और उसे बादशाह के कक्ष में छोड़ आया। हज्जाम ने बादशाह की हजामत बनाई। अकबर तैयार हुए। सुलेमान बीरबल के आने की खबर देते हुए बादशाह के पांव में जूती डालने लगा। अकबर ने सुलेमान से पूछा, मैंने तो तुम्हें बुला लाओ भर कहा था, तुमने कैसे जाना कि हज्जाम को बुलाकर लाना है? बादशाह का सवाल सुनकर सुलेमान ने उन्हें सच सच बता दिया कि बादशाह के अधूरे आदेश से वह किस तरह उलझन में आ गया था और फिर बीरबल ने कैसे उसकी समस्या का निदान किया। अकबर सुलेमान के सच बोलने से बहुत खुश हुए और उसे इनाम देकर बीरबल को कमरे में भेज देने को कहा। इसके बाद अकबर ने कभी भी सुलेमान को अधूरे आदेश नहीं दिए। अकबर को आम खाना पसंद था। उन्होंने जगह जगह पर बेहतरीन आमों के बाग लगवाए थे। आम के मौसम में प्रायः दोपहर को अकबर अपनी किसी बेगम के साथ बैठकर स्वादिष्ट और सुगंध वाले आमों का रसास्वादन करते थे। एक बार अकबर और बीरबल घोड़े से निकटवर्ती राज्य का दौरा करके लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें आम का एक ऐसा बाग मिला जिसमें आम पककर तैयार हो चुके थे। इन आमों से जी को ललचा देने वाली खुशबू उठ रही थी। आम देखकर अकबर के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस आम के बाग में ही थोड़ी देर रुककर हम विश्राम करें और इन आमों का स्वाद लें तो कैसा रहे? बीरबल ने आसमान की तरफ सिर उठाकर देखा। सूरज की सीधी किरणों से आंखें तिलमिला रही थीं। शाम तक राजमहल पहुंच जाना था। ऐसे में आम की बगिया में रुकने और वहां रुककर आम खाने का सीधा अर्थ था कि पूरा दिन जाया हो जाता। एक ओर बादशाह की इच्छा और दूसरी तरफ समय पर राजभवन पहुंचने का दायित्व। बीरबल धर्म संकट में पड़ गया। अकबर ने बच्चों की तरह मचलते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, यहीं किसी आम के पेड़ के नीचे घोड़े बांध देते हैं और आम खाते हैं। मगर बीरबल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने संजीदगी से कहा, जहांपना, हमें शाम से पहले राजभवन पहुंचना है। बेहतर यह होगा कि हम लोग इस बाग के माली से आम खरीद लें और उसे लेकर महल चलें। वहां आप बेगमों के साथ इस आम का लुत्फ उठा सकेंगे। मुझे भी लग रहा है कि आम कुछ खास हैं। इस तरह के सुगंध वाले आम का स्वाद मैंने भी कभी नहीं लिया है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए। उस बाग के माली से उन्होंने आम लिए और घोड़े पर लादकर अपने महल पहुंच गए। अकबर ने बीरबल को महल में रोक लिया और कहा, बीरबल, चलो तुम भी आम चख लो फिर जाना। बादशाह का आमंत्रण हो तो कोई दरबारी उसे कैसे टाल सकेगा। अकबर के साथ बीरबल भी महल में गया। वहां अकबर के कक्ष में ही आम खाने की व्यवस्था हुई। अकबर, बेगम और बीरबल तीनों आम खाने बैठ गए। आम चूसने के दौरान अकबर कुछ चुहलबाजी भी कर रहे थे। बेगम आम चूसती तो उसकी गुठलियां और छिलकों को अपने सामने रख लेती। बादशाह आम चूसते तो अपनी गुठलियां भी बेगम के सामने रखी गुठलियों में आहिस्ते से मिला देते। फिर एक दो गुठलियां अपने सामने भी रख लेते। आम से तीनों का पेट भर चुका था। बादशाह के आगे 4-5 आम के छिलके और गुठलियां पड़ी थीं। बेगम के सामने छिलकों और गुठलियों का ढेर था, जिन्हें दिखाते हुए अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, इन गुठलियों के ढेर को देखो। यह ढेर ही बता देता है कि हमारी बेगम साहिबा कितनी खाऊ हैं। बादशाह की बात सुनकर बेगम शर्म से पानी पानी हो रही थीं, लेकिन अकबर उन्हें छेड़ रहे थे। ठीक है बेगम साहिबा,
आम बहुत मीठे और सुस्वादु थे। इसका मतलब तो यह नहीं कि आप आम पर टूट ही पड़े। बादशाह की बातें सुनकर लज्जा से बेगम का मुंह लाल हो चुका था। बीरबल की मौजूदगी में हो रही छेड़छाड़ से वे सकुचाकर रह गई थीं। बीरबल ने बेगम के मनोभावों को ताड़ लिया और अकबर से कहा, जहांपना, ठीक कहा आपने। गुठलियां देखकर कोई भी बेगम साहिबा को खाऊ कह देगा, मगर आपके सामने से तो गुठलियां भी नदारद हैं। आप कैसे खाऊ हैं कि गुठलियां तक चट कर गए। बीरबल की बातें सुनकर बेगम खिलखिला पड़ी और अकबर झेंप गए। यमुना तट पर बसे एक गांव में दो पड़ोसियों के बीच एक आम के पेड़ को लेकर विवाद हो गया। दोनों पड़ोसी आम के उस पेड़ के लिए एक जैसी बात बताते हुए उस पर अपना दावा कर रहे थे। विवाद गांव के मुखिया के पास पहुंचा, लेकिन मुखिया उसका फैसला नहीं कर सका। दोनों पड़ोसी आम के उस पेड़ के लिए एक दूसरे को भद्दी भद्दी बातें कहते हुए मरने मारने पर उतारू हो गए। बात बिगड़ती गई, विवाद बढ़ता गया और अंततः वे बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने दोनों पड़ोसियों से बारी बारी से विवाद का कारण पूछा। एक पड़ोसी ने कहा, जहांपना, 7 साल पहले मैंने यह आम का पौधा लगाया था और जाड़ा, गर्मी, बरसात हर मौसम के अनुकूल इसकी हिफाजत की। अब जब यह पेड़ फल से लद गया है, तब मेरा पड़ोसी इस आम के पेड़ पर अपना दावा जताने लगा है और पेड़ के आमों से मुझे वंचित करना चाहता है। जहांपना, आप मुझे मेरे पेड़ पर हक दिलाकर मेरे ऊपर उपकार करें। दूसरे पड़ोसी ने भी बादशाह अकबर से हूबहू वही बातें कहीं और उस आम के पेड़ पर अपना हक जताया। अकबर असमंजस में पड़ गए कि आखिर इन दोनों पड़ोसियों के विवाद का हल वह कैसे करें। इतना तो तय था कि इन दोनों में से एक व्यक्ति झूठ बोल रहा था, लेकिन झूठ बोलने वाले का पता कैसे लगे, यह समस्या थी। हारकर अकबर ने बीरबल को बुलाया और इस समस्या का निपटारा करने का आदेश दे दिया। बीरबल दोनों पड़ोसियों को लेकर अपने कक्ष में चला गया। वहां उसने एक पड़ोसी को अलग ले जाकर उससे आम का पेड़ लगाने और उसकी परवरिश करने के बारे में पूछा और फिर उसकी पीठ थपथपाकर उसे यह कहते हुए उसके घर भेज दिया, तुम ठीक कहते हो। तुमने वह आम का पेड़ लगाने और उसे जिंदा रखने में कड़ी मेहनत की है। आम का पेड़ तुम्हारा ही है। अब तुम घर जाओ, कल दोपहर में आ जाना। मैं इस मामले का न्याय कल ही कर दूंगा। अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बीरबल ने दूसरे पड़ोसी को बुलाया और उससे भी आम के पेड़ को लगाने और उसकी सेवा शुश्रूषा करने के बारे में बताने को कहा। दूसरे पड़ोसी ने भी लगभग वही बातें सुना दीं जो पहले पड़ोसी ने कही थीं। बीरबल ने दूसरे पड़ोसी की भी पीठ थपथपाई और वही बातें उससे कहीं जो उसने पहले पड़ोसी को कही थीं। उन बातों को सुनकर दूसरा पड़ोसी संतुष्ट हो गया और उसे विश्वास हो गया कि बीरबल से उसे न्याय मिल जाएगा। दोनों विवादी पड़ोसी जा चुके थे। बीरबल अपने कक्ष से निकला और अपने घर चला गया। उसने अपने विश्वासपात्र 2 सेवकों को उन दोनों पड़ोसियों के घर में छुपकर यह जानने को कहा कि उनके घरों में क्या हो रहा है। उनके जाने के बाद बीरबल ने एक अन्य सेवक को पहले पड़ोसी के घर भेजकर यह संदेश देने के लिए कहा कि 4 चोर उसके आम के पेड़ से आम तोड़ रहे हैं। यदि चोरों से आम बचाने हैं तो जाकर उनका सामना करे। पहले पड़ोसी ने सेवक की बात सुनी और उसे वापस भेज दिया। आम तोड़े जाने की खबर सुनकर जब पहला पड़ोसी अपने घर में वापस लौटा तो उससे उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, कौन था, क्या कह रहा था। पहले पड़ोसी ने जवाब दिया, पता नहीं कौन था, मैं नहीं पहचान पाया उसे। कह रहा था कि चोर आम के पेड़ से आम तोड़ने आए हैं। अब इतनी रात को कहाँ जाऊं चोरों से आम बचाने।
तोड़ते हैं तो तोड़ लें, आम नहीं, आम का पेड़ ही सही। मैं बहुत थक गया हूं। अब इतनी रात को चोर डाकू से मुकाबला करना मेरे वश की बात नहीं। घर में छुपा सेवक ने सारी बातें सुनी और वहां से सीधे बीरबल के पास पहुंचकर सारी बातें उसे बता दीं। इसके बाद बीरबल ने उस सेवक को दूसरे पड़ोसी घर भेजा। दूसरे पड़ोसी ने जैसे ही सुना कि चोरों का दल उसके आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए जमा हुए हैं, वैसे ही उसने लाठी उठा ली और फुर्ती से घर से बाहर यह कहते हुए निकला, देखता हूँ किसकी मजाल है कि मेरे होते हुए मेरे पेड़ से एक भी आम तोड़ ले। घर में छुपा सेवक उस आदमी की बात सुनकर वहां से सीधे बीरबल के पास पहुंचा और बीरबल से सारी घटना कह सुनाई। बीरबल ने उस सेवक को वापस भेज दिया और स्वयं इन दोनों घटनाओं का निष्कर्ष निकालकर चैन की नींद सो गया। बादशाह द्वारा सौंपी गई समस्या का निदान उसने सोच लिया था। इधर दूसरे पड़ोसी ने जब आम के पेड़ के पास किसी को नहीं देखा तब यह सोचते हुए वापस लौट आया कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। दूसरे दिन सुबह उठकर वह सीधे बीरबल के कक्ष के पास पहुंचकर बीरबल की प्रतीक्षा करने लगा। जब बीरबल वहां पहुंचा तब उसने दूसरे पड़ोसी को अपने कक्ष के पास प्रतीक्षा करते हुए पाया। पहला पड़ोसी अब तक नहीं आया था। दोपहर के समय पहला पड़ोसी पहुंचा और बीरबल को न्याय सुनाने के लिए निवेदन किया। बीरबल बिना देर किए अपने कक्ष से बाहर निकला और सिपाहियों को उन दोनों पड़ोसियों को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर करने का निर्देश देकर स्वयं अकबर के दरबार में पहुंच गया। उन दोनों पड़ोसियों को लेकर जब सिपाही वहां पहुंचे तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके आदेश के अनुसार मैंने आम के पेड़ के असली मालिक का पता लगा लिया है। फिर उसने दूसरे पड़ोसी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जहांपनाह, यह है आम के पेड़ का असली मालिक। इसके बाद उसने अकबर को सारी घटनाएं सुना दी जिनके बूते वह असली नकली की पहचान कर पाया था। अकबर ने पहले पड़ोसी को उसकी धूर्तता के चलते कारागार में डलवा दिया और दूसरे पड़ोसी को आम के पेड़ का असली हकदार करार दिया। न्याय पाकर दूसरा पड़ोसी अकबर और बीरबल को दुआएं देता हुआ अपने घर वापस लौट आया। दो पड़ोसी थे, रामजतन और रामखेलावन। दोनों में मित्रता थी। एक रात रामजतन ने सपने में देखा कि रामखेलावन ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। सुबह उसने अपने मित्र रामखेलावन से अपने सपने के बारे में बताया तो वह मुस्कुराकर रह गया। उसी दिन शाम को रामजतन से रामखेलावन की भेंट बाजार में हो गई। बाजार में रामखेलावन कुछ अन्य मित्रों के साथ था। उसने रामजतन को देखकर हंसते हुए पूछा, रामजतन, मैंने तुम्हें कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी हैं? उसके पूछने का अंदाज ऐसा था मानो वह रामजतन से मजाक कर रहा हो। रामजतन ने भी हंसते हुए जवाब दिया, पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं। उस समय बात हंसी में टल गई। इसके बाद रामखेलावन जहां कहीं भी रामजतन को देखता तो उससे पूछ लेता, कितनी स्वर्ण मुद्राएं, और रामजतन का जवाब होता, पूरी 100। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। लगभग सारे गांव में यह चर्चा फैल गई कि रामखेलावन बहुत मालदार आदमी है। उसने रामजतन को 100 स्वर्ण मुद्राएं कर्जस्वरूप दे रखी हैं। एक दिन अचानक रामखेलावन ने रामजतन के घर जाकर कहा, रामजतन, अब और कितने दिन मेरी स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रखोगे? पड़ोसी होने के नाते मैंने कभी तुम पर दबाव नहीं डाला कि तुम मेरा कर्ज वापस करो, लेकिन तुमने तो हद कर दी। अब मजबूर होकर मुझे अपने पैसों के लिए तकाजा करना पड़ रहा है। रामजतन ने समझा कि रामखेलावन उसके साथ उसी तरह मजाक कर रहा है जैसे पहले करता था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें पैसों की क्या कमी है, फिर ले लेना कभी। अभी तो जरा हाथ तंग है, बात आई गई हो गई। मगर अब रामखेलावन को जहां कहीं भी रामजतन दिखता वह उसे पैसों के लिए वैसे ही टोकता जैसे कर्जदार को कर्ज वापसी के लिए टोका जाता है।
समय के साथ साथ रामखेलावन की यह प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। स्थिति यह हो गई कि रामजतन को इस तरह टोका जाना बुरा लगने लगा। एक दिन उसने भरे बाजार में रामखेलावन को टोक दिया कि अब वह उससे पैसों की इस तरह मांग नहीं किया करे। यह कोई तरीका नहीं है कि आते जाते मौके बेमौके उसे इस तरह टोका जाए जैसे वह उसका कर्जदार हो। आखिर एक सपने की बात को लेकर वह उसका कितने दिन मजाक उड़ाएगा। रामजतन की ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया पर सरे बाजार रामखेलावन उस पर क्रोधित हो गया और वहां मौजूद लोगों से बोला, सुन रहे हो भाइयों, तुम सब तो जानते हो कि रामजतन के पास मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब जब मैं उससे उसकी वापसी की बात कहता हूं तब रामजतन मुझे टोकने तक से रोक रहा है। ठीक है भाई, नहीं टोकूंगा। मेरी मुद्राएं मुझे वापस मिल जाएं तो भला मैं क्यों टोकने जाऊंगा उसे। रामखेलावन की बात सुनकर रामजतन जैसे आसमान से गिरा। वहां खड़े लोग रामखेलावन की हाँ में हाँ मिलाने लगे। कई लोगों ने बीच में पड़कर रामजतन से कहा भी कि वह रामखेलावन की मुद्राएं वापस कर दे। रामजतन के यह कहने पर कि उसने रामखेलावन से कोई पैसा नहीं लिया है तो बाजार के लोग नाराज हो गए। बात तूल पकड़ने लगी और अंत में अकबर के दरबार में पहुंची। रामखेलावन और रामजतन की बातें सुनकर अकबर असमंजस में पड़ गए और न्याय के लिए मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने रामजतन से सारी बातें पूछीं। रामजतन ने सपने से लेकर बाजार तक की घटना सच्ची सच्ची बीरबल के सामने बयान कर दी। बाद में बीरबल ने कुछ कड़ाई से रामखेलावन से पूछा कि रामजतन के बयान में सच्चाई है या नहीं। रामखेलावन ने स्वीकार कर लिया कि रामजतन के बयान में सच्चाई है, लेकिन यह भी सच है कि रामजतन उसे स्वर्ण मुद्राओं की वापसी के लिए वादा करता रहा है, इसलिए उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं का भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। बीरबल ने कहा, ठीक है रामखेलावन, यदि यही तुम्हारी शर्त है तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। इसके बाद बीरबल ने कोषागार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मंगाई और उन्हें एक मेज पर गिन गिन कर रखा। उसने रामखेलावन से पूछा, पूरी स्वर्ण मुद्राओं की संख्या कितनी है? रामखेलावन ने कहा, 100। बीरबल ने मेज की लंबाई चौड़ाई में रखकर एक आईना रामखेलावन के हाथों में थमाया और पूछा, इस आईने में कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं? रामखेलावन ने कहा, 100। बीरबल ने हंसते हुए कहा, आईने वाली स्वर्ण मुद्राएं ले लो। आज से रामजतन तुम्हारे कर्ज से मुक्त हुआ। बीरबल का न्याय सुनकर रामखेलावन उसका मुंह ताकता रह गया। अकबर और बीरबल के बीच जब संबंध बहुत अनौपचारिक होने लगे तब उनके संबंधों के निर्वाह के बीच कठिनाइयां भी आने लगीं। कई बार अकबर को बीरबल की व्यंग्योक्तियां दुखी कर जातीं और वे मन मसोस कर रह जाते। करते भी क्या, बीरबल का कोई विकल्प नहीं था। बीरबल भी बादशाह से बातचीत करते समय सतर्क रहा करता था, लेकिन आदतन सखा भाव में उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती थीं जिससे बादशाह का मन दुखी हो जाता था। बीरबल ऐसे मौकों पर सचेत हो जाता था और मस्खरी करके अकबर के मन पर पड़े दुष्प्रभावों को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास करता था। अकबर मान भी जाते थे। उन दोनों के बीच इस तरह रूठने मनाने की घटनाएं प्रायः घटती रहती थीं, लेकिन इन बातों की चर्चा न अकबर किसी से करते और न बीरबल। समय बीतता रहा। एक दिन किसी बात पर अकबर बिफर पड़े, बीरबल, तुम अपनी औकात में रहो, भूलो मत कि तुम मेरे मुलाजिम हो। बीरबल ने बिना डरे जवाब दिया, जहांपना, आप नाहक नाराज हो रहे हैं। आपकी नाराजगी महज इस बात के लिए है कि मैं एक अदना मुलाजिम होते हुए भी आपके सामने ऐसी बातें करने लगता हूं जो सच्ची होती हैं। आपको उन बातों पर खुश होना चाहिए, लेकिन आपको तो लगता है चापलूसी ही पसंद है। बीरबल की यह टिप्पणी सुनकर अकबर आगब बूला हो गए।
बीरबल को तुरंत राजधानी से बाहर जाकर किसी गांव में बसने का फरमान जारी कर दिया। बादशाह के आदेश का पालन करना बीरबल के कर्तव्यों की प्रथम प्राथमिकता थी। ऐसा हो नहीं सकता था कि बादशाह ने कोई आदेश दिया हो और बीरबल ने उस पर अमल नहीं किया हो। राजधानी से निकल जाने के हुक्म को भी बीरबल ने सिर आंखों पर लिया और राजधानी से निकलकर एक गांव में एक गरीब किसान की पनाह में रहने लगा। किसान के पास न अपना खेत था, न बैलों की जोड़ी, बस एक गाय थी। दूसरों के खेतों में काम करता और अपनी झोंपड़ी में लौटकर गाय की सेवा में लग जाता। 2-4 दिन में ही बीरबल की समझ में आ गया कि यदि यह गाय दूध न दे तो इस किसान का भरण पोषण भी कठिन हो जाए। किसान के घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। बीरबल के आ जाने के बाद से किसान उसे भी अपने घर का सदस्य समझने लगा था। कुछ भी लाता तो उसे 4 भागों में बांटता और एक भाग उठाकर कहता, अतिथि देवता, यह तुम्हारे लिए। बीरबल को उसकी यह आदत बहुत प्यारी लगती। राजधानी से निकाले जाने के बाद ग्राम्य जीवन से बीरबल इतना संतुष्ट था कि उसे कभी राजधानी की याद भी नहीं आती थी। दूसरी तरफ बीरबल को राजधानी से बाहर हो जाने का हुक्म देकर अकबर उदास हो गए। उन्हें कचोट हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके निष्ठुर आदेश के कारण बीरबल परेशानियां झेल रहा होगा। राजकाज संचालन में जब कभी भी मुश्किलें आती तब अकबर को बीरबल की याद आ जाती और वह मन ही मन खींच उठते, क्या जरूरत थी उसे राजधानी छोड़ने की। मैंने उसे जाने को कहा ही था। नहीं मानता मेरी बात तो क्या मैं उसे फांसी दे देता। मगर सच्चाई यही थी कि उनके आदेश के कारण ही बीरबल राजधानी से बाहर चला गया। पता नहीं किस गांव में होगा। अकबर ने बीरबल की तलाश में हरकारे लगाए मगर कोई लाभ नहीं मिला। खुफिया तंत्र का सहारा लिया मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः अकबर ने बीरबल को ढूंढ निकालने की एक तरकीब सोची। उन्हें अपनी तरकीब पर पूरा भरोसा था कि इससे बीरबल का पता जरूर चल जाएगा। अपनी तरकीब पर अमल करते हुए अकबर ने अपने राज्य के प्रत्येक गांव में मुनादी करा दी कि जो भी व्यक्ति आधा धूप और आधी छाया में छुपकर बादशाह सलामत के पास पहुंचेगा, उसे 1000 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। बादशाही ऐलान के बारे में बीरबल ने भी सुना और मन ही मन मुस्कुराया। वह समझ गया कि बादशाह बीरबल की तलाश में बेचैन होकर यह अजीबोगरीब मुनादी करवा रहे हैं। बादशाह से बीरबल को तो कोई शिकायत थी ही नहीं, इसलिए उसने राजधानी लौटने का मन बना लिया। लेकिन बीरबल ने तय किया कि राजधानी लौटने से पहले वह अपने आश्रयदाता किसान को यह 1000 अशर्फियों का पुरस्कार अवश्य दिलाएगा ताकि उसकी गरीबी दूर हो और यह मेहमानवाज किसान अपनी पत्नी और बच्चे की अच्छी तरह परवरिश कर सके। ऐसा सोचकर बीरबल ने खुद अपने हाथों से एक खाट तैयार की। खाट तैयार करने के बाद उसने किसान को समझाया, इस खाट को अपने सिर पर रखकर तुम बादशाह के महल के सामने जाओ और बादशाह से मिलने की इच्छा वहां खड़े पहरेदारों से जताओ। बादशाह से मिलने का अवसर जब मिल जाए तब इस खाट को अपने सिर पर रखे हुए ही उनसे मिलो। इतना कहकर बीरबल ने किसान की तरफ देखा, शायद यह जानने के लिए कि उसे उसकी बात समझ में भी आ रही है या नहीं। जब किसान के चेहरे को देखकर बीरबल आश्वस्त हुआ कि वह उसकी बात तन्मय होकर सुन रहा है, तब उसने फिर कहना शुरू किया, बादशाह के सामने जाकर तुम उनसे कहना, जहाँपनाह, मैं आधी धूप आधी छाया ओढ़कर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए अब मैं 1000 अशर्फियों के इनाम का हकदार हूँ। मुझे आप इनाम दिलवा दें ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। बीरबल ने किसान को अच्छी तरह समझाकर बादशाह अकबर के पास भेज दिया। जब वह किसान अकबर के पास पहुंचा तब उसने वैसा ही किया जैसा कि बीरबल ने उसे सिखाया था। किसान की बातें सुनकर अकबर ने उससे ऐसी तरकीब सिखाने वाले के बारे में पूछा, तब किसान ने उसे सारी बातें बता दीं।
अकबर समझ गए कि किसान का अतिथि और कोई नहीं बीरबल ही है। अकबर ने किसान को इनाम की राशि दिलवाई और स्वयं उसके साथ घोड़े पर सवार होकर गए और बीरबल को ससम्मान वापस ले आए।